हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पे। आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए आईएससी कॉमर्स की केस स्टडीज का। आई होप कि आपने पहला सेशन एंजॉय किया होगा और आप लोग को एक चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आंसर्स फ्रेम आउट करके आने हैं जितने भी केस स्टडीज आएंगी आपके एग्जाम के अंदर। आज के सेशन में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका और अपना हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले सेशन स्टार्ट करें, मैं आप लोग को एक चैलेंज देता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपने टारगेट मार्क्स को लिखिए और फिर जब आपका एक्चुअल रिजल्ट आए तो उसको फिर वहां पे मेंशन करिएगा कि क्या आपने वो टारगेट जो आपने मेंशन किया था वो अचीव किया है या नहीं किया है। तो चलिए सर, इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मिस शीना, अ ग्रेजुएट इन ह्यूमन रिलेशंस विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर प्लान्स टू सेट अप हर स्टार्टअप। ठीक है, उन्होंने क्या किया मिस शीना ने कि अपना स्टार्टअप डालने की कोशिश करी है, जो कि क्या है, ग्रेजुएट हैं कहाँ से, ह्यूमन रिलेशन से। ठीक है, और उनके पास 10 years का एक्सपीरियंस है। शी वांट्स टू सेट अप अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग अकेडमी टू ट्रेन एंड इक्विप फ्रेश ग्रेजुएट बी इंडस्ट्री रेडी। वो क्या करना चाह रही हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाह रही हैं। ठीक है, उसके लिए वो अकेडमी खोलना चाह रही है ताकि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो निकल के आ रहे हैं नए नए ग्रेजुएट्स, उनको क्या किया जा सके, इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जा सके। तो फिर कहता है, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट मिस शीना इज प्लानिंग टू ऑफर। मिस शीना क्या ऑफर कर रही है, पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद फिर उसके कोई 4 फीचर पूछ रहा है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सर्विस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिस शीना क्या करेंगी, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी जो कि इंटैंगिबल होती है। ठीक है, वो सर्विस होती है। फीचर्स क्या है सर्विसेज के, सबसे पहला कहता है इंटैंगिबिलिटी। सर्विसेज कैन नॉट बी सीन और टच। ठीक है, सर्विस को कभी भी देखा नहीं जा सकता है, सर्विस को कभी देखा भी नहीं जा सकता है और टच भी नहीं किया जा सकता है। द ट्रेनिंग मिस शीना ऑफर्स कैन नॉट बी फिजिकली हैंडल्ड। ठीक है, जो भी ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करेंगी वो फिजिकली उसको हैंडल नहीं किया जा सकता। इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द लर्नर। ठीक है, जो भी लर्नर है वो क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है कि उसने वो चीज सीख ली है या नहीं सीखी है। चलिए उसके बाद अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। अगला फीचर कहता है इनसेपरेबिलिटी। द सर्विस इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, सर्विस क्या होती है, जो प्रोड्यूस हो रही होती है और साथ ही में उसको क्या किया जा सकता है, कंज्यूम भी किया जा सकता है, यानी वो साइमल्टेनियसली एक साथ चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, द ट्रेनर मिस शीना और हर स्टाफ मस्ट बी प्रेजेंट टू डिलीवर द सर्विस टू द ट्रेनीज। ठीक है, तो फिर ट्रेनीज को सर्विस उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसी वक्त जो ट्रेनीज हैं उनको वो सर्विसेज कंज्यूम भी करनी पड़ेगी। फिर कहता है वेरिएबिलिटी। सर्विसेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सर्विसेज क्या होती हैं, डिफर करती हैं पर्सन टू पर्सन। ईच ट्रेनिंग सेशन में वेरी बेस्ड ऑन द ट्रेनर्स स्टाइल, पार्टिसिपेंट्स एंड डिलीवरी मेथड है। ठीक है, हर एक का अपना एक स्टाइल होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। ठीक है, इसलिए क्या होती है, सर्विस वेरी कर जाती है। फिर कहता है पेरिशेबिलिटी। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड और इन्वेंट्रीड। ठीक है, सर्विसेज को इन्वेंट्री नहीं बनाया जा सकता है, ना ही स्टोर किया जा सकता है। इफ अ ट्रेनिंग सेशन इज शेड्यूल्ड एंड नो वन अटेंड्स दैट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट। ठीक है, हमने क्या किया, ट्रेनिंग सेशन को तो शेड्यूल किया था, लेकिन जो लोग थे, जो ट्रेनिंग्स थे, वो आए नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। चलिए अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। अगला फीचर कहता है ह्यूमन एलिमेंट। सर्विसेज लाइक ट्रेनिंग हेवीली डिपेंड ऑन ह्यूमन स्किल्स। ठीक है, सर्विसेज किसके ऊपर डिपेंड होती है, ह्यूमन स्किल्स के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर एंड कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, किस तरीके से उसने उस सर्विस को डिलीवर किया। ठीक है, मिस शीनास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एड्स वैल्यूज टू द सर्विस। ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस है उससे क्या होगा, एक वैल्यू एडिशन होगा, क्योंकि उनके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि इंडस्ट्री में एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो उस तरीके से फिर वहाँ पे अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगी ताकि इंडस्ट्री रेडी हो जाए, हमारे जितने भी ट्रेनीज हैं वो सब। ठीक है, इसलिए वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, इसलिए उनकी वैल्यू एडिशन हो रही है यहाँ पे। चलिए इसी के साथ अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस कहता है, मिस सुराभी वांट्स टू इन्वेस्ट 2 लाख इन अ डेट सिक्योरिटी। ठीक है, क्या करना चाह रही हैं मिस सुराभी, 2 लाख रुपया डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। कितने साल के लिए, फॉर 10 years। कितने साल के लिए, 10 years के लिए। शी प्रायोरिटाइजेज सेफ्टी ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उन्होंने किस चीज को प्रायोरिटी दी है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या रहे, सेफ रहे। ठीक, विच डेट सिक्योरिटी वुड यू रिकमेंड फॉर हर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप अगर उनकी एज अ कंसल्टेंट बैठेंगे वहां पे तो फिर क्या रिकमेंड करेंगे, किसमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ इट, और उसी के कोई 4 फीचर भी बता दीजिए। तो सबसे सेफेस्ट डेट सिक्योरिटी क्या होगी, हमारी डिबेंचर होगी। क्या होगी, डिबेंचर होगी। इसके फीचर्स क्या हैं, देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बोरोड फंड। ठीक है, क्या होता है, एक एक्नॉलेजमेंट हमको मिलता है कि हाँ हमने कंपनी को पैसा दिया है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, उतने साल के लिए दिया है, ये एक्नॉलेजमेंट एक हमें अग्रीमेंट मिलता है। फिर देयर इज अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, एक स्पेसिफाइड लोन अमाउंट भी होता है वहाँ पे। देयर इज अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ पे स्पेसिफाइड होता है। इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज किया जाता है। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं चार्ज किया जाता है, अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज किया जाता है। इससे क्या होता है कि फिर हमें
टैक्स के अंदर बेनिफिट मिल जाता है एज अ कंपनी, ठीक है। दे हैव नो वोटिंग राइट्स, और इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर कहता है देयर इन्वेस्टमेंट इज पेड बैक बिफोर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो फिर क्या होता है कि कंपनी सबसे पहले जो पैसा वापस करेगी वो किसका वापस करेगी, डिबेंचर होल्डर का, उसके बाद फिर किसका वापस करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और अगर फिर कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। यानी सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट और एडवेंचरस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। फिर कहता है दे जनरली इन्वॉल्व अ चार्ज ऑन एसेट्स यूजुअली रिडीमेबल, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, चार्ज क्रिएट किया जाता है, यानी किसी पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट में कंपनी क्या लेती है, पैसा लेती है डिबेंचर होल्डर से। चलिए इसी के साथ अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग को एक तरीका समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आंसर्स को वहाँ पे फ्रेम आउट करके आना एग्जाम के अंदर, ताकि एग्जामिनर को किसी भी तरह मौका ना मिले कि वो आप लोग के नंबर काट ले। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के नंबर कहीं भी कट जाएं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या कह रहा है। XYZ कंपनी हैड प्लान टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट मार्जिन बाय 30% इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक कंपनी है XYZ, उसने क्या किया है, एक टारगेट डिसाइड किया है कि वो क्या करेगी, 30% से अपने प्रॉफिट को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी इस साल करंट ईयर में, ठीक है। बट इट कुड नॉट अचीव द सेट टारगेट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया है, टारगेट अचीव नहीं कर पाई है पहले क्वार्टर में ड्यू टू केसेस ऑफ थेफ्ट बाय एम्प्लॉइज। क्यों? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉइज क्या करने लगे थे, चोरियां करना शुरू कर दी थी, ठीक है। इस वजह से वो क्वार्टर जो था पहला, उसके अंदर वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर थेफ्ट, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है, एक पॉलिसी बनाई है किस चीज के लिए, जीरो टॉलरेंस फॉर थेफ्ट, यानी अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो फिर कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा तुमको वहां पे। टू प्रिवेंट सच केसेस इट वाज डिसाइडेड टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास इन द रूम्स वेयर द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वर स्टोर्ड, ठीक है। अब क्या किया गया, दूसरा फैसला क्या लिया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करेंगे उन जगहों पे जहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें रखी गई हैं। द टीम ऑफ द सीनियर मैनेजर्स कम्युनिकेटेड द सेम टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो सीनियर मैनेजर्स थे उन लोगों ने क्या किया, ये सारी बातें एम्प्लॉइज को बताई हैं, कम्युनिकेट करी हैं। द डिसीजंस वर इंप्लीमेंटेड एंड इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, ठीक है। डिसीजन को इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है और सारे इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। टू इम्पोज अ पेनल्टी इफ एन एम्प्लॉय वाज फाउंड गिल्टी, ठीक है। क्या करेंगे डिपार्टमेंट्स के, अगर एम्प्लॉय चोरी करते हुए पकड़े गए, गिल्टी पकड़े गए, तो फिर उनके साथ क्या होगा, कार्रवाई उनके ऊपर करी जाएगी। द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इनकॉर्पोरेटेड द सेम इन द एम्प्लॉय हैंडबुक, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि उसी चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया, यानी लिख दिया है किसमें, एम्प्लॉय हैंडबुक के अंदर, ठीक है। तो इतना बड़ा केस पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कहता है अ फ्यू स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग हैव बीन एम्फसाइज्ड इन द अबव केस, डिस्कस एनी टू ऑफ देम। इसके अंदर कह रहा है कि कुछ हम लोग ने कंट्रोलिंग के स्टेप्स देखे हैं जो एम्फसाइज किए गए हैं, लेकिन कह रहा है उस सारे स्टेप्स को डिस्कस मत करो, कोई पर्टिकुलर दो जो है स्टेप्स को डिस्कस कर लो। आप लोग की मर्जी, आप कोई भी डिस्कस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या जो भी लिखा है मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला कहता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या कहता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। द कंपनी असेस्ड इट्स परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। उसने क्या किया था कि हम अपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो उसको मेजर किया था किससे, टारगेट से अपने, ठीक है। तो वही कह रहा था कंपनी असेस्ड इट्स परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंड रियलाइज्ड दैट इट फेल्ड टू अचीव द प्लान्ड प्रॉफिट टारगेट ड्यू टू थेफ्ट बाय एम्प्लॉइज, ठीक है। इस वजह से वो फेल हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि वहां पे चोरियां होना शुरू हो गई थी, इसलिए वो पहले क्वार्टर में इस चीज को अचीव नहीं कर पाई। दिस शोज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यही क्या बताता है कि कंपनी ने क्या किया था, मेजरमेंट किया था एक्चुअल परफॉर्मेंस का। फिर कहता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू ओवरकम द प्रॉब्लम द मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि एक करेक्टिव एक्शन लिया गया, क्या, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का, और इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास एंड डिसाइडेड टू पेनलाइज एम्प्लॉय फाउंड गिल्टी, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे ये एक्शंस लिए गए हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, अपने टारगेट को अचीव कर सके। फिर अगला क्वेश्चन कहता है मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन विद रेफरेंस टू द अबव केस, ठीक है। जो अबव केस है उसके रेफरेंस में कोई दो ऑब्जेक्टिव बता दीजिए कम्युनिकेशन के। कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, पहला कहता है टू इन्फॉर्म द सीनियर मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड ऑल द एम्प्लॉइज अबाउट द न्यू पॉलिसीज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, ठीक है। जो सीनियर मैनेजर्स थे उन लोगों ने क्या किया है, इस चीज को इन्फॉर्म किया है एम्प्लॉइज को कि अब जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जा रहे हैं और नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दिस इंश्योर्स एवरीवन वाज अवेयर ऑफ द न्यू मेजर्स, इससे क्या होगा, सब लोग अवेयर हो जाएंगे जो भी नए मेजर्स लिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर कहता है टू इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, कम्युनिकेशन हेल्प द कंसर्न
कंसर्न डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू इम्पोज पेनल्टीज एंड मेंटेन डिसिप्लिन। ठीक है, कम्युनिकेशन ने क्या किया है, डिपार्टमेंट को अंडरस्टैंड करने में मदद की है, सारे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे, और वो जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो करने में उन लोग को हेल्प मिली है। ठीक है, दिस इंश्योर्ड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। इससे क्या पता चलता है कि इफेक्टिवली मैनेजरियल डिसीजंस को इंप्लीमेंट किया गया है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बाय गिविंग एनी 4 पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी 4 पॉइंट्स बताइए जो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के हैं। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, सबसे पहला कहता है इंश्योर्स अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड हेल्प्स द कंपनी अचीव इट्स प्रॉफिट टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, कंपनी जो भी गोल लेके चल रही है उसको अचीव करने की कोशिश करती है, उसके लिए प्लानिंग करती है, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ, कंट्रोलिंग इंश्योर्स करती है कि सारी एक्टिविटीज़ इस तरीके से करी जाए जो भी हमने प्लान डिसाइड किया है, और जो भी हमारा टारगेट है उसको हम क्या कर सकें, उन सारे एक्टिविटीज से अचीव कर सके। फिर कहता है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डेविएशन। इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग डेविएशन सच एज थेफ्ट एंड फाइनेंशियल लॉस दैट प्रिवेंट द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी डेविएशंस आ रहे हैं, डेविएशंस यानी जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, यानी हमने टारगेट क्या डिसाइड किया था और हम कहाँ पे जा रहे हैं, इसके बीच में कितना फासला हो रहा है, ये डेविएशंस क्या होते हैं, इंश्योर होते हैं किससे, कंट्रोलिंग की मदद से। ठीक है, कंट्रोलिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन डेविएशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोलिंग ना कर रहे होते तो फिर हम डेविएशंस को आइडेंटिफाई ना कर पाते। फिर अगला कहता है फैसिलिटेट्स एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन बाय इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास एंड एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मिसयूज एंड वेस्टेज। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने रिसोर्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है। कैसे, हमने सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल कर दिया और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है, ताकि हमारे जितने भी रिसोर्स हैं उनको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको मिसयूज से अवॉइड किया जा सके। फिर लास्ट कहता है इम्प्रूव्स एम्प्लॉय डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। ठीक है, इन सब से क्या हुआ कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी इंक्रीज हुआ, साथ में डिसिप्लिन भी हो गए सारे एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज चोरी नहीं करेंगे। द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस एंड पेनल्टीज प्रमोट डिसिप्लिन एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉयज। ठीक है, एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके कंधों पे आ चुकी है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपने टारगेट मार्क्स लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए ये ओपन चैलेंज है हमारा कि आप लोग को टारगेट मार्क्स लिखने हैं, और उसके बाद फिर आप लोग को एक्चुअल मार्क्स जो आपने अचीव किए हैं वो आके मेंशन करने हैं, ताकि ये देखा जा सके कि आप लोग ने जो टारगेट डिसाइड किया था क्या वो अचीव किया है कि नहीं किया है। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। श्रेया ओन्स अ कैफे इन बेंगलुरु। ठीक है, श्रेया है, उसने क्या करा है, कैफे खोला है अपना बेंगलुरु में। क्या किया है, कैफे खोला है बेंगलुरु में। शी वांट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स। ठीक है, वो चाहती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स होते हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, स्ट्रीमलाइन ट्रांजैक्शन विद कस्टमर्स। शी ऑल्सो वेज द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एक्सेप्टिंग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, उसने क्या और चीज़ देखी, जो प्रॉज हैं कॉन्स हैं किसके, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के। कंपेयर दीज टू मेथड्स ऑफ पेमेंट टू हेल्प श्रेया चूज अ सुटेबल मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर कहता है क्वेश्चन के इन दोनों मेथड को कंपेयर करो आपस में और श्रेया को चूज करने में मदद करो कि कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। तो चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड आर, पहला डिफरेंस कहता है अ डेबिट कार्ड अलाउज द कार्ड होल्डर टू मेक पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट बैलेंस। ठीक है, डेबिट कार्ड क्या करता है कि हमारे अकाउंट में जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करता है डायरेक्टली। ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, एक बैंक से दूसरे बैंक में। ठीक है, फिर क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या है, अ क्रेडिट कार्ड अलाउज द कार्ड होल्डर टू मेक पेमेंट्स बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम द इशूइंग बैंक अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट दी जाती है कि कम इंसान क्या कर सकता है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वो बैंक से बोरो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोरो कर देता है बैंक से और उतना अमाउंट वो पे आउट कर देता है। फिर डेबिट कार्ड का कहता है अमाउंट इज इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स बैंक अकाउंट, तुरंत वहाँ से अकाउंट डेबिट हो जाता है कस्टमर के अकाउंट से। और क्रेडिट कार्ड में कहता है अमाउंट इज पेड लेटर टू द बैंक यूजुअली आफ्टर बिलिंग साइकिल। ठीक है, इसके अंदर तुरंत नहीं कटता है बैंक से पैसा, लेकिन जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, पेमेंट काट लेते हैं अकाउंट से अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक, फिर डेबिट कार्ड में कहता है नो इंटरेस्ट इज चार्ज सिंस द अमाउंट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द अकाउंट। ठीक है, कोई इंटरेस्ट क्यों चार्ज करने लगेगा बैंक, क्योंकि हमारे पास अकाउंट में पैसा था तो हमने उसी पैसे को तो ट्रांसफर किया है, तो फिर क्यों इंटरेस्ट मेरा चार्ज होगा उसके ऊपर। अब क्रेडिट कार्ड में कहता है कि इंटरेस्ट इज चार्ज इफ द क्रेडिट इज नॉट रिपेड विद इन द ड्यू डेट। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है क्रेडिट कार्ड के अंदर। चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा टेक लिमिटेड अ ग्रोइंग स्टार्टअप इन द रोबोटिक इंडस्ट्री नीड्स अ फाइनेंस टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कृष्णा टेक लिमिटेड है, ठीक है, वो क्या है, एक स्टार्टअप कंपनी है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसकी। क्या करना चाह रही है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फाइनेंस चाह रही है। ठीक है, प्रेरणा लिमिटेड एन एडटेक कंपनी हैड परचेज रोबोटिक ट्रेनिंग किट्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम कृष्णा टेक लिमिटेड। ठीक है, प्रेरणा लिमिटेड एक है जो एडटेक कंपनी है, उसने क्या किया, रोबोटिक ट्रेनिंग किट्स परचेज करी हैं और इक्विपमेंट परचेज की, किससे, कृष्णा टेक लिमिटेड से। ठीक है, विद अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ। ठीक है, कितने क्रेडिट पीरियड के लिए लिया है, 3 महीने के। एंड is due to pay rupees 15 लाख on 30th जुलाई 2025। ठीक, प्रेरणा लिमिटेड को कितना पैसा देना है, 15 लाख रुपया देना है 30 जुलाई 2025 को। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन सजेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग दैट कृष्णा टेक लिमिटेड कैन ऑप्ट फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे तो उसको पैसा मिला नहीं है, कृष्णा टेक लिमिटेड को पैसा तो मिला नहीं है, उसने सामान तो बेच दिया लेकिन 3 महीने बाद मिलेगा। तो वही कह रहा है शॉर्ट टर्म कौन सा सुटेबल फाइनेंस है जो हमें मिल सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ इट्स फीचर, और उसी के कोई 3 फीचर बता दीजिए। तो इसका आंसर है suitable source of short term finance is bill discounting also known as discounting of bills of exchange। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। कृष्णा टेक लिमिटेड कैन ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन प्रेरणा लिमिटेड फॉर रुपीज 15 लाख। ठीक है, विच इज पेएबल ऑन 30th जुलाई 2025। ठीक है, तो कृष्णा लिमिटेड क्या कर सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकती है, किसके ऊपर, प्रेरणा लिमिटेड के ऊपर, कितने का, 15 लाख का। ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टेंस कृष्णा टेक लिमिटेड कैन गेट बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम अ बैंक बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकती है, जब बिल बन जाएगा तो फिर एक्सेप्टेंस मिलने के बाद वो क्या कर सकते हैं, कृष्णा टेक लिमिटेड बैंक जाके उसको डिस्काउंट करवा सकते हैं टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ताकि उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो चलिए अब इसके फीचर्स को हम लोग देखते हैं। पहला फीचर कहता है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए हमको फाइनेंस मिल जाता है, यूजुअली अप टू 3 मंथ्स और टिल द बिल मैच्योरिटी डेट। ठीक है, या तो 3 महीने के लिए या फिर बिल की मैच्योरिटी डेट तक के लिए। ठीक है, इतना पैसा हमको शॉर्ट टर्म के लिए मिल जाता है। इमीडिएट कैश अवेलेबिलिटी, द सेलर गेट्स इमीडिएट कैश बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। ठीक है, बैंक क्या करेगा, उसके बदले में कुछ कमीशन चार्ज करेगा और वो डिस्काउंट करके पैसा पूरा क्या करेगा, कृष्णा टेक लिमिटेड को दे देगा। ठीक है, इवन बिफोर द पेमेंट ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट से पहले ही उसको पैसा मिल जाएगा। बैंक चार्जेस डिस्काउंट, द बैंक डिडक्ट अ स्मॉल अमाउंट डिस्काउंट फॉर द पीरियड रिमेनिंग अंटिल मैच्योरिटी एंड पेज द बैलेंस टू द सेलर। ठीक है, बैंक बेसिकली करता क्या है, डिस्काउंट ले लेता है या फिर इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, या फिर आप कमीशन कह लीजिए, को चार्ज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपया बैंक को अगर देना है तो पूरा 15 लाख रुपया नहीं देगा, वो क्या करेगा, 1 लाख रुपया काट के और 14 लाख रुपया कंपनी को दे देगा। तो वो जो 1 लाख रुपया है ना, वो क्या है, उसका डिस्काउंट है, क्या है, उसने डिस्काउंट करके दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन इज अ सेल मैनेजर इन अ कंपनी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अ टीम ऑफ 5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन दिल्ली रीजन। ठीक है, क्या है, अर्जुन एक सेल्स मैनेजर है जो क्या है, कंपनी के अंदर रिस्पॉन्सिबल है 5 लोगों की टीम के ऊपर, कितने पे, 5 लोगों की टीम के ऊपर, जो कहाँ के हैं, दिल्ली रीजन के हैं। एवरी मॉर्निंग अर्जुन असाइन सेल्स टारगेट। ठीक है, हर मॉर्निंग पे क्या करता था, वो सेल्स टारगेट को असाइन करता था अपने जितने भी लोग हैं टीम के अंदर उनको। प्लान्स डेली रूटीन फॉर हिज टीम, चेक द स्टॉक अवेलेबिलिटी इन रिटेल स्टोर्स एंड इंश्योर्स प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारी चीजें अर्जुन कर रहा था। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, स्टेट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट दैट अर्जुन बिलोंग्स टू, किस मैनेजमेंट के लेवल पे अर्जुन हैगा। ठीक है, आप लोग को पता है टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को पढ़ते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अर्जुन बिलोंग्स टू मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अर्जुन कहाँ से आता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से आता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस एनी 3 फंक्शंस ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेटेड इन द अबव सिनेरियो। ऊपर वाले सिनेरियो में जो भी लेवल आपने आइडेंटिफाई किया उसके कोई 3 क्या कह रहा है, फंक्शंस बता दीजिए। तो चलिए हम लोग इसके फंक्शन की तरफ पढ़ते हैं। पहला कहता है इंप्लीमेंटिंग द प्लान ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर्स इंटरप्रेट द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, पॉलिसी बनाती है। ठीक है, जितने भी स्ट्रेटेजीज बनाती है उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। कौन करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स। ठीक, एंड ट्रांसलेट देम इनटू वर्केबल प्लान्स फॉर देयर टीम्स। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, इस तरीके से आसान करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी टीम, जो भी उनकी टीम है, वो लोग उस काम को कर सकें। एग्जाम्पल, अर्जुन असाइंस डेली सेल्स टारगेट फॉर हिज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड ऑन द कंपनी गोल। ठीक है, जो भी कंपनी का गोल है उस हिसाब से वो क्या करता था, टारगेट असाइन किया करता था, किसको, अपनी टीम्स को। सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग लोअर लेवल मैनेजर्स, दे डायरेक्ट एंड गाइड द एफर्ट्स ऑफ लोअर लेवल एम्प्लॉइज टू इंश्योर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, क्या, तो
मिडिल लेवल मैनेजर्स करते क्या है, बेसिकली डायरेक्ट करते हैं और गाइड करते हैं किसको, एफर्ट्स को, किसके लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनके काम को अच्छे से इफेक्टिव एग्जीक्यूशन मिल सके। एग्जांपल, अर्जुन चेक स्टॉक अवेलेबिलिटी, जैसे वो क्या कर रहा था, स्टॉक को चेक कर रहा था क्या अवेलेबल है, हमारी टीम तो सेल कर देगी लेकिन स्टॉक भी तो होना चाहिए, एंड एंश्योर्स प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिटेल स्टोर्स। फिर थर्ड पॉइंट कहता है liaisons between top and lower levels. Middle level managers act as a link between top management and operational staff. ठीक है, क्या करते हैं, एक तरीके से लिंक काम करते हैं बीच में, किसके बीच में, टॉप लेवल मैनेजमेंट के और लोअर लेवल मैनेजमेंट के, एंड ensuring smooth communication and coordination. ठीक है, एग्जाम्पल, अर्जुन conveys company's target to his team and report their performance to senior management. तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है रीड द केस गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, स्पाइस एंड चीज बर्गर्स हैज़ वेरियस आउटलेट्स। ठीक है, एक कंपनी है स्पाइस एंड चीज बर्गर्स। ठीक है, उसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं टू सेल बर्गर्स एंड डील विद कस्टमर्स डायरेक्टली। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हैं। दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्यों इस चैनल को अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत पेरिशेबल है। क्या है, पेरिशेबल है, इस वजह से डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चूज किया गया है। इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स सेल्स द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू इंट्रोड्यूस बाय वन गेट वन फ्री ऑफर टू इट्स कस्टमर। ठीक है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या किया है, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर लॉन्च किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड बाय स्पाइस एंड चीज बर्गर्स। ठीक है, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड बाय स्पाइस एंड चीज बर्गर्स इज डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो लेवल चैनल, जिसको क्या कहा जाता है, जीरो लेवल चैनल भी कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाइड अबव। ठीक है, तो जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है चैनल, in a direct channel of distribution the manufacturer sells goods directly to consumers without involving any intermediary such as wholesaler and retailer। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग किसी भी इंटरमीडियरी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, स्पाइस एंड चीज बर्गर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पाइस और चीज बर्गर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेच रहा है कस्टमर को थ्रू देयर आउटलेट्स। ठीक है, इंश्योरिंग फास्टर डिलीवरी एंड बेटर कस्टमर सर्विस। फिर थर्ड क्वेश्चन कहता है विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। कौन सा प्रमोशन मिक्स का जो है एलिमेंट यूज किया गया है अबव केस के अंदर। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। कह रहा है द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स हाईलाइटेड इन द अबव केस इज सेल्स प्रमोशन। कौन सा एलिमेंट था इसके अंदर, सेल्स प्रमोशन का एलिमेंट पाया जा रहा था। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स आइडेंटिफाइड इन थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में जो भी आपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया है उसके कोई 4 ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, पहला कहता है इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय ऑफरिंग अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव लाइक बाय वन गेट वन फ्री द कंपनी एम्स टू बूस्ट इट्स इमीडिएट सेल्स। तो कंपनी क्या करती है, अपनी सेल्स को इमीडिएटली इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जैसे उसने ऑफर दिया था बाय वन गेट वन फ्री, तो अब लोग लालच में आएंगे कि एक खरीदेंगे तो दूसरा फ्री मिल जाएगा, तो एक के साथ 2 लोग को खाना मिल जाएगा। फिर कहता है टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स द ऑफर एनकरेजेस न्यू कस्टमर्स टू ट्राई द प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो ऑफर दिया है तो नए कस्टमर्स भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि हम भी देखें कैसा टेस्ट है, कैसा क्या है। ठीक है, वो भी ट्राई करेंगे। फिर कहता है टू रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स सच ऑफर्स क्रिएट गुडविल एंड मोटिवेट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू मेक रिपीट परचेजेस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऑफर्स अगर हम देते हैं तो इससे गुडविल हमारी बनती है और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी मोटिवेट होते हैं कि वो अपनी परचेज करते रहें। टू क्लियर एग्जिस्टिंग स्टॉक, इट हेल्प्स इन सेलिंग पेरिशेबल एंड अनसोल्ड स्टॉक क्विकली इंश्योरिंग नो वेस्टेज। ठीक है, तो क्या करते हैं, पेरिशेबल गुड्स को या फिर जो स्टॉक बिक नहीं रहा था उसको बिकने में मदद मिल जाती है, तुरंत के तुरंत वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। ठीक है, इससे वेस्टेज भी हमारी नहीं होती है और जो हमारी कॉस्ट प्रोडक्ट के अंदर फंसी हुई थी वो भी हमारी निकल आती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मिस जसदीप द प्रोडक्शन मैनेजर इन अ रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिलीव्स इन प्लानिंग टू अचीव द डिजायर्ड गोल। ठीक है, मिस जसदीप है जो क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर है। क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक, एक रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर वो क्या यकीन करती हैं कि हम लोग कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, कैसे, बाय प्लानिंग। कैसे कर सकते हैं, बाय प्लानिंग। वाइल मिस्टर फिलिप्स द सेल्स मैनेजर इन द सेम कंपनी। ठीक है, मिस्टर फिलिप्स जो है वो क्या है, सेल्स मैनेजर है, सेम कंपनी के अंदर है। थिंक्स दैट कंट्रोलिंग इज द बेस्ट वे टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि कंट्रोलिंग ही सबसे बेस्ट तरीका है जिससे हम रिजल्ट तक के पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है, इसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। कह रहा है द
टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस आर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, कौन से दो फंक्शंस को डिस्कस किया गया है? प्लानिंग और कंट्रोलिंग को। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। दोनों ही क्या है? इंटर रिलेटेड भी हैं और इंटर डिपेंडेंट भी हैं, यानी एक दूसरे से ही रिलेटेड है और एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं। विदाउट प्लानिंग देयर लाइज नो बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो फिर हम कंट्रोल क्या करेंगे? ठीक है, प्लानिंग होना चाहिए तभी तो हम कंट्रोल बना पाएंगे, यानी हमारे पास कोई बेस नहीं बचेगा। अगर प्लानिंग नहीं है तो फिर हम कंट्रोल किस तरीके से उस चीज़ को कर पाएंगे? प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजाइट फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, इसलिए प्लानिंग क्या है? प्री रिक्विजाइट होती है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग रिक्वायर्स स्टैंडर्ड्स विद विच परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवैल्यूएटेड। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या रिक्वायर करती है? एक स्टैंडर्ड जो है चाहती है कि उसको एक स्टैंडर्ड मिले जिससे क्या कर सके? हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सके और इवैल्यूएट कर सके। दस विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। ठीक है, कंट्रोलिंग हमेशा अंधी हो जाएगी अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लान किया है कि हमारा 30% से प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, ये हमारी प्लानिंग है, तभी तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि हम 30% तक के प्रॉफिट को बढ़ा सके। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं होगा तो फिर हम क्या है? कंट्रोल नहीं कर सकते कोई चीज़। ठीक है, सिमिलरली प्लानिंग सर्व्स नो पर्पस इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, हमने प्लानिंग कर ली लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर रहे तो भी हमारे लिए कोई पर्पस नहीं बचता है। ठीक है, यानी प्लानिंग हमारी पर्पसफुल होएगी नहीं अगर हमारे पास कंट्रोलिंग नहीं है। प्लानिंग सेट्स द कोर्स, कंट्रोल्स ऑब्जर्व्स डेविएशन फ्रॉम द कोर्स एंड इनिशिएट करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन द चोजन कोर्स और टू मेक एप्रोप्रिएट चेंजेस टू द कोर्स। क्या कह रहा है? प्लानिंग सेट्स द कोर्स। पहले क्या करता है? प्लानिंग एक कोर्स को सेट करता है, फिर कह रहा है कंट्रोल ऑब्जर्व द डेविएशन फ्रॉम द कोर्स। ठीक है, कंट्रोल क्या करता है? अब उसमें डेविएशंस क्या आ रहे हैं, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। ठीक है, एंड इनिशिएट करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन द चूजन कोर्स। फिर क्या करता है? एक करेक्टिव एक्शन लेने में मदद करता है कि हमने जो कोर्स को चूज कर रखा है उस तक पहुंचने के लिए हम क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, और टू मेक एप्रोप्रिएट चेंजेस टू द कोर्स। ठीक है, या फिर हम क्या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में करेक्शन कर सकते हैं। दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में बी कॉल्ड इनसेपरेबल ट्विंस। क्या है ये? इनसेपरेबल ट्विंस ऑफ द मैनेजमेंट हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर दीपक परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अ रीनोन्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर ₹25,000। ठीक है, 25,000 रुपए की एक इन्होंने क्या की है? वॉशिंग मशीन परचेज करी है। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। ही इंश्योर्ड दैट ही रिसीव अ कैश मेमो। ठीक है, उन्होंने कैश मेमो भी रिसीव किया है, इन्होंने इस चीज़ की इंश्योरिटी भी करी थी। अनफॉर्चुनेटली हिज क्लोथ गॉट डैमेज इन द फर्स्ट वॉश। ठीक है, हुआ क्या कि इनके जब इन्होंने पहली बार कपड़ा डाला उसके अंदर धुलने के लिए तो वो कपड़ा क्या हो गया? डैमेज हो गया। ठीक है, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द मशीन रोटेटर। क्यों? मशीन के रोटेटर के अंदर क्या था? कोई डिफेक्ट पाया जा रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर दीपक कैन बी कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, गिव वन रीजन टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। मिस्टर दीपक को क्या रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर माना जा सकता है? कोई एक रीजन दीजिए कि जिस चीज़ को आप सपोर्ट कर सके। तो इसका आंसर कहता है मिस्टर दीपक कैन बी कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। क्यों? क्यों? बिकॉज ही आस्क फॉर एंड रिटेन द कैश मेमो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इनवॉइस मांगा था आफ्टर परचेजिंग दी वॉशिंग मशीन। दिस शोज दैट ही इज अवेयर ऑफ हिज राइट। इससे क्या पता चलता है कि वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ कंज्यूमर एंड कैन यूज द कैश मेमो एज अ प्रूफ ऑफ परचेज इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं मिस्टर दीपक? इस कैश मेमो को यूज़ कर सकते हैं, इस इनवॉइस को यूज़ कर सकते हैं कि मैंने देखिए इस पर्टिकुलर कंपनी से, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे से जो है वॉशिंग मशीन परचेज करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच प्रोविजंस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एनेबल्स मिस्टर दीपक टू क्लेम अ कंपनसेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द वॉशिंग मशीन। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। Provisions under Consumer Protection Act 2019, Mr. Deepak can claim compensation under the right to seek redressal। कहाँ पे वो क्लेम कर सकते हैं compensation? Right to seek redressal, which enables consumer to get relief against defective goods, deficient services और unfair trade practices। ठीक है, इन सब चीज़ों से वो बच्चे रिलीफ देने में मदद करता है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग उसको देखते हैं। कह रहा है मेंशन एनी 2 पॉइंट ऑफ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मस्ट प्रोवाइड टू कंज्यूमर। ठीक है, कोई 2 मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन बताइए जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करनी पड़ेगी कंज्यूमर को। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। कह रहा है 2 मैंडेटरी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मस्ट प्रोवाइड इज डिटेल ऑफ सेलर इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। फिर फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस इंक्लूडिंग देयर प्राइस, फीचर्स, टर्म्स ऑफ एक्सचेंज एंड रिटर्न और रिफंड पॉलिसी, ये सब भी उसको देना पड़ेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है पूजा हैज स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स स्टील एंड एल्यूमिनियम रॉड्स। ठीक है, तो पूजा क्या कर रही है, एक स्मॉल कंपनी उसने स्टार्ट करी है जो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है स्टील और एल्यूमिनियम के रॉड्स को, यूज्ड बाय कंस्ट्रक्शन फर्म्स। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन फर्म यूज कर रही हैं। शी हैज मेड अ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इस वेंचर। ठीक है, उन्होंने इस वेंचर के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रखी है। एंड ऑल्सो हायर्ड एन एक्सेलेंट सेल्स टीम, उन्होंने बहुत अच्छी सेल्स टीम को भी हायर कर रखा है। देयर मार्केटिंग अप्रोच इज टू कॉन्टैक्ट द बायर डायरेक्टली। ठीक है, उनकी मार्केटिंग अप्रोच कहती है कि हम कॉन्टैक्ट करेंगे बायर को डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मिडलमैन एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट के फीचर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। दे हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पे उनको पूरा कंट्रोल था। तो पहला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय पूजास कंपनी। ठीक है, पूजा की कंपनी किस टाइप का प्रोडक्ट बना रही है। तो आंसर है इसका द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय पूजा कंपनी इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कौन सा है वो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स गुड। इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गुड भी कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड इन सब पार्ट 1। ठीक है, जो भी सब पार्ट 1 में आपने जो है प्रोडक्ट फाइंड किया है उसका क्या कह रहा है, कोई 2 फीचर बता दीजिए। तो चलिए इसके फीचर को देखते हैं। सबसे पहला फीचर कहता है डिराइव डिमांड। द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड। ठीक है, जितनी कंज्यूमर गुड्स होगी उसी हिसाब से हमारी क्या होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम रॉड अराइजेस बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, डिमांड स्टील और एल्यूमिनियम रॉड की क्यों अराइज हुई है, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की डिमांड हैगी। फिर दूसरा कहता है टेक्निकल नेचर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर जनरली टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज फॉर यूज हैंडलिंग एंड परचेज डिसीजन। ठीक है, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी रिक्वायर्ड होती है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड बाय द कंपनी इन द अबव केस। किस तरीके का चैनल उसने यूज किया था कंपनी ने। आंसर कह रहा है द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड द कंपनी यूजेस अ डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा चैनल यूज किया, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो लेवल चैनल जिसको कहा जाता है, मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्टली कंज्यूमर। ठीक है, पूजास कंपनी सेल्स डायरेक्टली टू बायर्स विदाउट इंटरमीडियरीज। ठीक है, किसी भी इंटरमीडियरी के बगैर वो क्या कर रहे थे, डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे थे, अलाउइंग बेटर कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स यूज्ड बाय द सेल्स टीम इन द अबव केस। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई 3 ऑब्जेक्टिव बता दीजिए प्रमोशन मिक्स के। ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। पहला कहता है एजुकेट कस्टमर। पर्सनल सेलिंग हेल्प्स एक्सप्लेन द फीचर्स एंड टेक्निकल डिटेल ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम रॉड्स टू बायर्स। ठीक है, जो भी बायर्स थे उनको जो है अच्छी एक एजुकेशन मिल रही थी कस्टमर्स को कि हाँ भैया इसको किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। ठीक है, उसके जितने भी टेक्निकल फीचर्स थे, टेक्निकल डिटेल्स थी, वो सारी वो लोग डायरेक्टली कस्टमर्स को बता रहे थे। टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप इट डेवलप्स लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड लॉयल्टी विद द इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स थ्रू डायरेक्ट इंटरैक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इंटरैक्शन से क्या हो रहा था, एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट भी बन रहा था और लॉयल्टी भी इंक्रीज हो रही थी। फिर कह रहा है टू इंक्रीज सेल्स बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोडक्ट एडवांटेजेस पर्सनली द सेल्स टीम कैन कन्विंस बायर्स टू बूस्ट सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को पर्सनली वो क्या कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, सेल्स टीम कन्विंस कर पा रही थी बायर को और अपनी सेल्स को बढ़ा पा रही थी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिद्धि वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, वन ऑफ आवर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डेवलप द कंपनीज गोल एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, कंपनी में एक प्राइवेट कंपनी में सिद्धि काम कर रही है और कह रहे हैं कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है, कंपनी के गोल्स को, स्ट्रेटेजी को क्या करे, डेवलप करे। व्हाट मैनेजरियल लेवल इज सिद्धि एम्प्लॉयड एट, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे सिद्धि इस टाइम पे है ये बताइए। और दूसरा क्वेश्चन कहता है नेम द 3 मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट शी नीड टू फुलफिल एट दिस लेवल। और कोई 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए जो इनको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। मैनेजरियल लेवल, सिद्धि इज एम्प्लॉयड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सिद्धि किस लेवल पे है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कहता है फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड पॉलिसीज। द टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा कहता है ओवरऑल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट सो दैट ऑल एक्टिविटीज आर अलाइन विद द कंपनीज गोल्स। थर्ड पॉइंट कहता है मेंटेनिंग रिलेशंस विद एक्सटर्नल पार्टीज। टॉप लेवल मैनेजर्स रिप्रेजेंट द कंपनी इन डीलिंग विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट क्या करते हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से डील आउट करते हुए। ठीक है, सच एज गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक।
पब्लिक। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एनी परचेज अ कार फॉर ₹1 करोड़ फ्रॉम अ शोरूम। ठीक है, 1 करोड़ की कार खरीदी है एनी ने ऑन 7 May 2023। ठीक, विद इन फ्यू डेज शी नोटिस दैट इट्स स्पीड मोटर वॉज नॉट गिविंग एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, कुछ ही टाइम बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो स्पीड मोटर है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा है। विच कंज्यूमर फोरम कैन एनी अप्रोच टू फाइल अ कंप्लेंट। ठीक है, किस कंज्यूमर फोरम पे वो जा सकती हैं और सजेस्ट एनी 3 रेमेडीज दैट कंज्यूमर फोरम कैन प्रोवाइड टू एनी, और कोई 3 रेमेडी प्रोवाइड जो कंज्यूमर फोरम प्रोवाइड कर दे एनी को। तो चलिए इसके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है सिंस एनी परचेज द कार फॉर ₹1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी थी। दिस अमाउंट एक्सीड्स द पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन अंडर which under the Consumer Protection Act 2019 has jurisdiction for goods and services up to ₹50 लाख। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसकी लिमिट कितनी थी? 50 लाख तक की थी। ठीक है, लेकिन इसने एक्सीड कर दिया है। देयरफॉर एनी इट शुड फाइल हर कंप्लेंट विद द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। तो फिर एनी को कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेट कमीशन जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके कोई 3 रेमेडी भी बतानी थी कि क्या क्या उसको रेमेडी मिल सकती है। तो रेमेडी है, पहला कहता है रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ द डिफेक्टिव मशीन। द फोरम कैन ऑर्डर द मैन्युफैक्चरर सेलर ऑफ द कार टू रिपेयर द स्पीड मोटर डिफेक्ट। ठीक है, क्या करे? स्पीड मोटर के डिफेक्ट को क्या करे? रिपेयर करके दे। ठीक है, और रिप्लेस द कार इफ रिपेयर इज नॉट फीजिबल। ठीक है, या फिर रिप्लेस करके दे अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं है या ठीक नहीं है, सो दैट द प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर दूसरा कहता है रिफंड ऑफ द परचेज प्राइस। द फोरम में डायरेक्ट द सेलर द मैन्युफैक्चरर टू रिफंड द अमाउंट पेड ₹1 करोड़ इफ द डिफेक्ट इज सीरियस एंड कैन नॉट बी रेमेडाइड विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, अगर डिफेक्ट इतना सीरियस है कि उसको उसकी रेमेडी पॉसिबल नहीं है तो फिर उसका क्या किया जाए? रिफंड भी किया जाए। फिर कहता है कंपनसेशन फॉर द लॉस और इंजरी बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन स्पीड मोटर में हैव कॉस्ट सेफ्टी रिस्क और लॉस ऑफ use of car. The forum can award a compensation for the consumer loss, damage or mental agony resulting from the defect। ठीक है, तो फिर उसको लॉस या फिर इंजरी का भी कंपनसेशन देना पड़ जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समांथा परचेज अ बुक ऑनलाइन फॉर ₹150 फ्रॉम अ पॉपुलर पब्लिशर। समांथा ने क्या किया है? परचेज करी है बुक। ठीक है, 150 की एक पॉपुलर पब्लिशर से। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बुक शी फाउंड दैट द बुक वॉज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑन डिफरेंट वेबसाइट। ठीक है, आप जब वो डिलीवरी हो गई उसको तो फिर उसने क्या देखा कि ये जो बुक है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट प्राइसेस पे बिक रही है। शी अप्रोच द कंज्यूमर फोरम एंड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द पब्लिशर। ठीक है, उसने क्या किया? कंज्यूमर फोरम में जाके पब्लिशर के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया फ्रॉम होम शी हैड परचेज द बुक, जिससे उसने परचेज करी थी। पहला कहता है क्वेश्चन इसके अंदर मेंशन एनी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर विच वॉज फुलफिल्ड बाय समांथा। समांथा ने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है? तो इसका आंसर है वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर फुलफिल्ड by Samantha. Samantha kept a proof of purchase. क्या proof of purchase था? She purchased the book online and is aware of varying prices. This shows that she was making an informed purchase and keeping track of her rights। ठीक है, वो informed purchase भी कर रही थी और अपने rights को भी track कर रही थी। फिर दूसरा कहता है does she need to pay a fee to file a complaint under the Consumer Dispute Redressal Commission? Give a reason। तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। Yes, she will have to pay a small fee to file a complaint before the appropriate consumer forum। ठीक है, कोई भी appropriate consumer forum में केस फाइल करने में उनको एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी। According to the Consumer Protection Act 2019 and related rules, every complaint must be accompanied by a prescribed fee। ठीक है, रीजन क्या है? फाइलिंग अ कंप्लेंट इज अ लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, क्या होता है? एक लीगल प्रोसीडिंग होती है एंड द फोरम रिक्वायर्स अ नॉमिनल फी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस इन डिस्प्यूट। ठीक है, जो भी वैल्यू है गुड्स या फिर सर्विस की, जो भी डिस्प्यूटेड गुड्स और सर्विसेज है उनके हिसाब से उसकी नॉमिनल एक फीस बनती है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच रेड्रेसल मैकेनिज्म कैन समंथा अप्रोच टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिशर। ठीक है, किस फोरम पे वो जा सकती है पब्लिशर के अगेंस्ट में कंप्लेन करने के लिए? स्टेट इट्स कॉम्पोजिशन। उसका क्या कॉम्पोजिशन है? इसका आंसर है सिंस समांथास परचेज इज फॉर अ बुक कॉस्टिंग ₹150 विच इज अ स्मॉल वैल्यू शी कैन अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। तो फिर वो कहाँ जा सकती है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकती है, फर्स्ट टायर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द कमीशन क्या है इसके? अ प्रेसिडेंट हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, एक प्रेसिडेंट होगा जो या तो हाई कोर्ट का जज है, रिटायर्ड जज है। ठीक है, at least 2 other members not less than the number prescribed with the qualification in law, commerce, economics और public affairs। ठीक है, और कोई 2 और लोग भी चाहिए होंगे जो जिनकी क्वालिफिकेशन क्या हो? लॉ में हो, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में हो या फिर पब्लिक अफेयर्स के अंदर हो। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मीरा वर्क एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन अ कंपनी। शी इज रिक्वायर्ड टू अरेंज फंड ऑफ ₹50 लाख फॉर द कंपनी while the promoter prefers to procure this amount through borrowed fund. Meera firmly believes that issuing equity share is better option. State any 5 reasons
दैट मीरा कैन गिव टू परसुएड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, मीरा क्या थी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी, कंपनी को कितना रुपया चाहिए था, 50 लाख रुपए चाहिए थे। ठीक है, प्रमोटर्स जो थे वो क्या कह रहे थे कि हम लोग फंड को बोरो करते हैं, लेकिन मीरा कह रही थी नहीं हम लोग इक्विटी शेयर को इशू करते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई 5 रीजन बता दीजिए कि मीरा दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बात को मान जाएं। Reasons to persuade the board of director to issue equity share. Mira, the CFO can give the following reason: permanent source of capital. Equity shares provide a long term which is not required to be repaid during the lifetime of the company. ठीक है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल जाता है जो कभी भी हम लोग लौटाएंगे नहीं जब तक कि कंपनी चल रही है। ठीक, फिर कहता है नो फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, डिविडेंड जो है कंपलसरी होता नहीं है इक्विटी शेयर पर, प्रेफरेंस शेयर्स पे देना पड़ता होगा लेकिन इक्विटी शेयर्स पे कंपलसरी नहीं होता। देयरफॉर द कंपनी इज नॉट बर्डनड विद द फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इसलिए इक्विटी शेयर जो कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन नहीं होगा जैसे इंटरेस्ट के अंदर होता है। इंप्रूव्स बोरोइंग कैपेसिटी, अ हायर इक्विटी बेस्ड इनहांसेस क्रेडिट वर्दीनेस। जितनी ज़्यादा इक्विटी होगी उतनी ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ जाती है कंपनी की। एनेबलिंग द कंपनी टू रेस बोरोड फंड इजीली इन द फ्यूचर। ठीक है, इससे क्या होगा, फ्यूचर में फिर उसको आसानी से लोन अमाउंट मिल जाएगा। फिर कहता है नो चार्ज ऑन एसेट, इक्विटी शेयर आर रेस विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट। ठीक है, इक्विटी शेयर को इशू किया जाता है लेकिन कोई भी चार्ज इसके ऊपर क्रिएट नहीं किया जाता, विच रिमेन्स फ्री फॉर फर्दर फाइनेंसिंग। ठीक है, उससे क्या होता है कि फाइनेंस के लिए फिर भी हमारे पास एसेट्स रहते हैं कि हम हाँ उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं इन केस हमें फ्यूचर में फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर कहता है शेयरिंग ऑफ रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर बियर द बिजनेस रिस्क। ठीक है, इक्विटी शेयर क्या करते हैं, बिजनेस रिस्क को बियर करते हैं। रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी स्पेशली इन अनसर्टेन कंडीशन। ठीक है, तो सिर्फ कंपनी रिस्क बियर नहीं करती है बल्कि इक्विटी शेयर होल्डर्स भी रिस्क को बियर करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है Rohit went to cafe with his friend. He used a card for the payment at cafe. After swiping the card, he received the message that the amount has been deducted from his saving account. रोहित ने क्या किया है, फ्रेंड्स के साथ कैफे गया है, उसने वहां पे पेमेंट किया है कैफे के अंदर कार्ड से। ठीक है, उसके बाद स्वाइप करने के बाद उसके पास मैसेज आता है कि उसके सेविंग अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया। विच टाइप ऑफ कार्ड यूज्ड बाय हिम फॉर द पेमेंट, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ दिस कार्ड। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर कह रहा है द टाइप ऑफ कार्ड यूज्ड एंड इट्स फीचर्स। द टाइप ऑफ कार्ड इज डेबिट कार्ड। 2 फीचर्स क्या है, पहला कहता है डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम द बैंक अकाउंट, द अमाउंट इज इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम रोहित्स सेविंग अकाउंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। ठीक है, तो डायरेक्टली उसके अकाउंट से पैसा कट गया। नो क्रेडिट फैसिलिटी इसके अंदर होती है। A debit card holder can spend only the available balance in the bank account, no borrowing और interest। कोई भी बोरो नहीं कर सकते, ना ही उस पर इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लिस्टेड कंपनीज ऑफन रिवॉर्ड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू द इशू ऑफ फॉलोइंग एडिशनल शेयर बाय कैपिटलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दूसरा कहता है अलाउइंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एक्सरसाइज देयर प्रीएम्प्टिव राइट। ठीक है, आइडेंटिफाई द शेयर्स रिफर्ड इन द सब पार्ट ए एंड बी, स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। ठीक है, तो कह रहा है पहले तो आइडेंटिफाई करो दोनों को कि कौन कौन से शेयर्स की बात करी गई है, उसके बाद उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताओ। तो आंसर कहता है द शेयर्स रिफर्ड इन सब पार्ट ए एंड बी आर बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स। ठीक है, बोनस शेयर और राइट शेयर है। डिफरेंसेस क्या है इसके, कोई 3 डिफरेंसेस पूछ रहा था। तो बोनस शेयर्स आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप। ठीक है, बोनस शेयर क्या होते हैं, कैपिटलाइज किया जाता है प्रॉफिट को, इसलिए वहां पे कोई भी पेमेंट कंपनी नहीं लेती है, इसलिए वो फुल्ली पेड अप होते हैं। ठीक है, द राइट शेयर्स में भी पार्टली पेड अप। राइट शेयर्स क्या हो सकते हैं, पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। बोनस शेयर्स आर फ्री एंड हेंस डू नॉट ऐड कैश टू द कंपनी। ठीक है, बोनस शेयर क्या होता है, कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है शेयर होल्डर को, इसलिए कंपनी की कैश में कोई भी एडिशन नहीं होता है। राइट शेयर्स ब्रिंग कैश टू द कंपनी, और राइट शेयर्स क्या करते हैं, कैश को लेके आते हैं कंपनी के अंदर। बोनस शेयर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, राइट शेयर्स आर टू बी पेड फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राशि बॉट क्लोथ्स फ्रॉम हर प्रीपेड अकाउंट ऑन अमेजन ऐप। ठीक है, राशि ने क्या किया था, अमेजन पे अपना एक अमेजन एप्लीकेशन पे उसने प्रीपेड अकाउंट बनाया था, उससे उसने क्या किया, क्लोथ को परचेज किया था। द ऐप हैज़ प्री स्टोर्ड हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उस ऐप के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो स्टोर थी, जैसे सच एज नेम, शिपिंग एड्रेस, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा, विच मेड द परचेजिंग अ स्मूथ एक्सपीरियंस। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ पेमेंट यूज बाय राशि। ठीक है, राशि ने किस तरीके का पेमेंट का मोड यूज किया है, ब्रीफली एक्सप्लेन इट। राशि यूज्ड अ डिजिटल वॉलेट और ई वॉलेट। ठीक है, राशि ने क्या किया है, डिजिटल वॉलेट या फिर ई वॉलेट का इस्तेमाल किया है। प्रीपेड अकाउंट जो होता है, अ डिजिटल वॉलेट इज एन ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट वेयर मनी इज स्टोर्ड डिजिटली। ठीक है, एक क्या होता है, इसके अंदर एक प्रीपेड अकाउंट बनता है ऑनलाइन जिसके अंदर पहले से ही पैसा स्टोर होता है।
यूजर्स कैन ऐड फंड टू द वॉलेट, ठीक है, यूजर्स क्या कर सकते हैं, उस वॉलेट के अंदर पैसा ऐड कर सकते हैं और लिंक इट टू देयर बैंक अकाउंट, ठीक है, और अपने बैंक अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं। इट स्टोर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज द यूजर्स नेम, शिपिंग एड्रेस, बैंक कार्ड डिटेल्स, एनेबलिंग द क्विक एंड कन्वीनियंट पेमेंट विदाउट एंटरिंग द डिटेल्स रिपीटेडली। एक बार डाल दी आपने, वो हमेशा के लिए अब सेव रहेगी, आपको बार बार वो डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। इट इज़ वाइडली यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड इंस्टेंट पेमेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कहाँ पे, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ठीक है, थ्रू ऐप्स लाइक अमेजन पे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ एप्लीकेशंस आप लोग यूज़ भी करते होंगे। तो चलिए इसके साथ आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन में और आप लोग की सेवा समाप्त करते हैं। और आई होप कि आप लोग ने सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा और आप लोग को आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर आंसर्स को लिख के आना है ताकि आपके किसी भी तरीके से नंबर ना कट जाएं। क्वेश्चन कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आशा अ प्रोजेक्ट मैनेजर एट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, आशा क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में। इज अ लीडिंग टीम ऑफ 10 मेंबर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड लोकेशन, ठीक है, 10 मेंबर्स की इनकी टीम है। द टीम इज वर्किंग ऑन एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट विद अ टाइट डेडलाइन, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और उसकी टाइट डेडलाइन है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आशा फाइंड इट डिफिकल्ट टू अचीव द टारगेट विद इन द स्टिपुलेटेड डेडलाइन ड्यू टू द फॉलोइंग चैलेंजेस, ठीक है, आशा को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है कि उस टारगेट को अचीव कर पाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। वो क्या चैलेंजेस हैं? टीम मेंबर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट टाइम जोन्स विच मेक्स कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, ठीक है, टाइम जोन सब टीम मेंबर्स का क्या है, डिफरेंट है, जिससे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जा रही है। Some team members have limited English proficiency which leads to misunderstanding, कुछ टीम मेंबर्स इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। द टीम यूजेस मल्टीपल कम्युनिकेशन टूल विच कॉजेज कन्फ्यूजन एंड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मल्टीपल कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करने से कि हमारी कन्फ्यूजन हो रही है और इन्फॉर्मेशन भी ओवरलोड हुए जा रही है। देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग वर्क स्टाइल्स एंड प्रायोरिटीज़ अमंग द टीम मेंबर्स, ठीक है, वर्क स्टाइल भी अलग है और प्रायोरिटीज भी मेंबर्स की अलग है। आशा सर्कुलेट्स अ रिव्यू शीट अमंग द टीम मेंबर्स आफ्टर एवरी मीटिंग बट शी ऑफन डज नॉट रिसीव अ रिस्पॉन्स टू इट, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक रिव्यू शीट भी डिस्ट्रीब्यूट करती है टीम मेंबर्स में एक मीटिंग होने के बाद, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता है। तो चलिए इसको अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है नेम एनी 2 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फेस्ड बाय आशा, कोई 2 बैरियर बता दीजिए जो आशा फेस कर रही हैं। इसके अंदर आंसर हम लोग देखते हैं, एनी 2 फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी इसमें से 2 लिखे जा सकते हैं। पहला कहता है सिमेंटिक बैरियर, लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी नहीं थी, उससे क्या हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही थी। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर था, मल्टीपल कम्युनिकेशन टूल कॉजिंग कन्फ्यूजन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स यूज़ किए जा रहे थे कम्युनिकेशन की, इस वजह से कन्फ्यूजन हो रही थी। साइकोलॉजिकल बैरियर था, कॉन्फ्लिक्टिंग वर्क स्टाइल्स एंड प्रायोरिटीज़, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग वर्क स्टाइल था अपना अपना, ठीक है, और अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ थी। फिजिकल बैरियर भी था, डिफरेंट टाइम जोन्स मेकिंग कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, ठीक है, डिफरेंट टाइम जोन्स की वजह से कम्युनिकेशन क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिस्कस एनी 4 स्ट्रेटजीज दैट आशा कैन डिप्लॉय टू मिटिगेट दीज बैरियर्स एंड इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स, ठीक है, तो कोई 4 स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो चलिए इसको स्ट्रेटजी देखते हैं। कह रहा है एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड। पहला कहता है use a single integrated communication platform such as Microsoft Teams to reduce confusion and information overload, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक ही इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, यानी एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे जिसके अंदर बहुत सारी हमें फैसिलिटीज़ मिल जाएं। फिर कहता है प्रमोट सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज और प्रोवाइड लैंग्वेज सपोर्ट टूल्स फॉर टीम मेंबर्स विद इन द लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है, और लैंग्वेज को भी हम क्लियर रखेंगे और ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे ताकि सारी टीम मेंबर्स तक के हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जिनके पास लिमिटेड इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है उन तक भी। फिर कहता है शेड्यूल ओवरलैपिंग वर्किंग आवर्स फॉर मीटिंग टू ओवरकम टाइम जोन इशू, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे, ठीक है, वर्किंग आवर्स को, ताकि हमारी जो डिफरेंट टाइम जोन है ना उनका इशू खत्म हो जाए। भी कहता है इनकरेज एक्टिव लिसनिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट वर्क स्टाइल्स, ठीक है, हम इनकरेज करेंगे एक्टिव लिसनिंग को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को आपस में, ताकि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सके, खत्म कर सके आपस में। फिर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आशा सर्कुलेट्स अ रिव्यू शीट अमंग द टीम मेंबर्स आफ्टर एवरी मीटिंग बट शी ऑफन डज नॉट रिसीव अ रिस्पॉन्स टू इट, ठीक है, आशा को फिर भी उससे रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। विच एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज निगेटेड बाय द टीम मेंबर्स, हाउ डज इट इम्पैक्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा मेंबर्स ने यहाँ पे एलिमेंट को निगेट किया है और उससे क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है।
तो इसका आंसर है निगेटेड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इज निगेटेड इज फीडबैक। ठीक है, फीडबैक कोई लोग ने निगेट किया है, इम्पैक्ट क्या होगा इसका? विदाउट फीडबैक द सेंडर आशा कैन नॉट कन्फर्म वेदर द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, अंडरस्टूड और एक्टेड अपॉन। ठीक है, अगर ये फीडबैक नहीं मिलेगा तो फिर आशा समझ नहीं पाएगी कि मैसेज क्या उन तक पहुंच गया है या नहीं पहुंचा, मैसेज उनको समझ में आया कि नहीं आया, उन लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया कि नहीं किया। इट रिजल्ट्स इन कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, डिलेस इन वर्क, एरर इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड फेलियर टू अचीव द टारगेट। ठीक है, इससे क्या होगा? कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा, वर्किंग डिले हो जाएगी और प्रोजेक्ट्स के अंदर भी एरर देखने को मिलेंगे और फेलियर भी होगा, टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप लोगों ने आंसर्स किस तरह से फ्रेम आउट करके आने हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये भी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग अपने टारगेट मार्क्स को लिखना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, ये आप लोग के लिए ओपन चैलेंज है मेरा। और फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर में जब आपका रिजल्ट आता है तो आपने उस टारगेट को अचीव किया कि नहीं किया। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने यारों तक के शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन सबको भी इससे बेनिफिट हो सके। और कोई भी आईएससी कॉमर्स का एग्जाम देने जा रहा है तो उसको भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।